अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अब पहले जो हम लोग सीख चुके हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शंस कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस का इंपॉर्टेंस क्या है। एक बिजनेस क्यों चाहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्टेड रहे, क्यों चाहिए। पहला जो कारण है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, अगर एक बिजनेस को बहुत दिन के लिए सर्वाइव करना है तो वो किसी को ठगने से नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म अगर कोई बिजनेस का इंटरेस्ट रहा कि मैं बहुत दिन तक सर्वाइव करूंगा मेरा बिजनेस को लेके, तो उस समय ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ही है, किसी जगह पे उसको ठगना नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा है इट इज इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस to satisfy customers. When customers are satisfied, business gets repeat sales. Obviously अगर सही दाम पे सही चीज़ वो डिलीवर करे तो ऑटोमेटिकली उसके दुकान पे ही जाएगा वो चीज़ नेक्स्ट बार खरीदने के लिए। एंड इट्स कस्टमर बेस इनक्रीज ऑटोमेटिकली, दूसरा किसी को भी बताएगा अगर ये चीज़ खरीदना है तो तुम एक काम करो उस दुकान में चले जाओ, जितना पैसा दोगे उस हिसाब से तुम्हें प्रोडक्ट का क्वालिटी मिलेगा, वो तुम्हें ठगेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज। अब एक प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट तैयार करता है थोड़ी ना वो रिसोर्सेज भी खुद बनाता है, वो तो सोसाइटी का ही जो रिसोर्सेज है वो यूज़ करते, तो ऑटोमेटिकली उसका तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं रिसोर्सेज सोसाइटी से ले रहा हूँ, उसके बदले में मुझे सोसाइटी को जो प्रोडक्ट देना है वो सही प्रोडक्ट ही देना है। देखो वही चीज़ है, बिजनेस फ्रॉम यूज रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, therefore they are under an obligations to supply products and services with are in public interest। जो पब्लिक चाहता है उनका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से प्रोडक्ट बना के मुझे देना चाहिए। थर्ड क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये भी तो एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। जैसे हम लोग एनवायरनमेंट का एक पार्ट है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी तो एक सोसाइटी का पार्ट है। इसलिए सोसाइटी में अगर रहना है तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तो फुलफिल करना है। तो क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना पैसा वो लेंगे कंज्यूमर के पास से एग्जैक्टली उतना का ही क्वालिटी उनको देना चाहिए, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ए बिजनेस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स तो पता है क्या है, एक बिजनेस के साथ जितना भी जिसका रिलेशंस रहता है। कस्टमर्स इज एन इंपॉर्टेंट ग्रुप बिकॉज बिजनेस फर्म्स अर्न मनी बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को बेचेगा तभी उनको पैसा मिलेगा, तो ऑब्वियसली पैसा मिले ना तो इसके बदले में जो गुड्स उन लोगों को बेचना चाहिए वो सेम क्वालिटी का ही बेचना चाहिए। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट घुस जाता है बीच में, इंटरवेन कर देता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस बिजनेस फर्म डू नॉट वॉलंटरी सर्व द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अगर कोई बिजनेस फर्म मान लो ठग रहा है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट क्या करेगा, इंटरवेन करेगा। कहाँ पे, जो बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन है उसके अंदर में घुस जाएगा, ऑडिट करने के लिए बताएगा, ये चेक करना है, वो देखना है, वो दिखाना है। उसके बाद अगर कुछ गलती मिला तो ये पेनल्टी, वो फाइन, वो इम्प्रिजनमेंट, ये सब कुछ आ जाएगा। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से अगर बचना है तो जो कस्टमर है उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा एक बिजनेस को, ठीक है। उसके बाद मॉरल जस्टिफिकेशन, ठीक है। ये वो तुम्हारा मेंटेलिटी क्या है एज ए सेलर मैन्युफैक्चरर। मॉरल जस्टिफिकेशन, इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ एवरी बिजनेस फर्म टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। इट मस्ट अवॉइड ऑल टाइप ऑफ अनस्क्रपलस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है और जो अनस्क्रपलस, ये जो एक्टिविटी दैट इज अनफेयर, ठीक नहीं है जो, तो वो जो प्रैक्टिसेस कर रहा है वो करना ठीक नहीं है, ठीक है। वो भी एक फर्म को पता है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के फेवर में, ठीक है। तो ये जो है ये भी हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द 6 राइट ऑफ कंज्यूमर एज प्रोवाइडेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहले हम लोग 3 राइट सीख चुके थे, जहां पे था राइट टू सेफ्टी, जहां पे था राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूं उस प्रोडक्ट
में सेफ्टी रहना चाहिए, डेंजर नहीं होना चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म, मुझे सब कुछ बताना है, मेरे ये राइट है। मैं जब खरीदने जाऊंगा उसके पहले मैं जो भी उस प्रोडक्ट या तो फिर सर्विसेज के बारे में आपसे मैं पूछूंगा, सब कुछ मुझे बताना होगा। ये होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। और एक है राइट टू बी हर्ड। ये हुआ था राइट टू बी हर्ड, मतलब जब कोई कंज्यूमर जाएगा कंज्यूमर कोर्ट में, उस समय उस जगह पे जो भी ऑफिशियल्स रहेगा उनको बताएगा कंज्यूमर के मैं किस कारण से कहाँ पे मैं ठग चुका हूँ। तो वो सब चीज़ उस ऑफिशियल्स को सुनना होगा ध्यान दे के, क्योंकि ये कंज्यूमर का राइट है, दैट इज राइट टू बी हर्ड। और जो नया 3 ऐड हो रहा है वो क्या है, राइट टू चूज। मतलब जितना भी तुम फ्री हो कि तुम जब एक प्रोडक्ट को खरीदोगे जितना वैरायटी है सब कुछ देख के तुम खरीद सकते हो। ये नहीं कि एक सेलर बता दे कि मैं सब कुछ निकाल नहीं पाऊंगा, आप वो शोकेस में देख लीजिए कौन सा आपको लेना है, वही हम एक ही बार में निकालेंगे और वही अल्टीमेटली आपको लेना है, ये वो कभी बता नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा राइट है, राइट टू चूज। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी गिवन द फ्रीडम टू चूज फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एज कम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है, द मार्केटर्स मस्ट अलाउ कंज्यूमर टू टेक ए चॉइस फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। जो सेलर है, मार्केटर्स जो है, वो उनको ये बेनिफिट्स या ये फैसिलिटी कंज्यूमर लोगों को देना है कि जितने भी उस प्राइस में प्रोडक्ट्स है सब दिखा के उनको चूज करने दे। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर मैं किसी जगह पे ठग गया तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिड्रेसल है दैट इज कंपेंसेशन, वो कंपेंसेशन क्लेम करने का राइट किसके पास है, वो राइट है कंज्यूमर के पास। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल, द कंज्यूमर हैज ए राइट टू गेट रिलीफ इन द केस द प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस। जो एक्सपेक्टेशंस मेरा था, मैंने जितना पैसा दिया था उस हिसाब से ये मिला नहीं, तो उस समय मुझे क्या चाहिए, वो डिमांड करने के लिए वो राइट भी कंज्यूमर के पास है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मुझे एजुकेट भी करना होगा। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ। और ये जैसे होता है ना, जागो ग्राहक जागो बोल के एडवर्टाइजमेंट ऑलमोस्ट एवरी टाइम आता है टीवी में, तो ये मेरा राइट है, कंज्यूमर लोगों का राइट है कि थ्रू आउट द लाइफ मुझे ये एजुकेशंस मिलना है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेता है, बहुत सारा प्रोग्राम कंडक्ट करता है। ठीक है, तो इतना हो गया कंज्यूमर का राइट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंज्यूमर। मतलब जॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब जॉय को पता चल चुका है कि कंज्यूमर उसका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसलिए जॉय भी, और जॉय उसका फ्रेंड को भी बताया, मल्लिका को बताया, या तो फिर बहुत जन को बताया, तो सब सोच रहा है अब तो हम लोग आंख बंद बंद करके सब प्रोडक्ट या तो फिर सर्विसेज को खरीदेंगे। अब जब ठग जाएंगे उसके बाद हम चले जाएंगे रिड्रेसल पाने के लिए। अब वो नहीं है, देखो एक कंज्यूमर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है यार, इसमें भी तो एक हैरेसमेंट है ना, कि आंख बंद करके खरीद रहे हो, उसके बाद तुम बोलोगे मुझे ठग दिया, ये कर दिया, वो कर दिया सेलर ने, ये भी तो सही नहीं है। तो कंज्यूमर का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जब वो कोई चीज़ को खरीदने जाएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वही इस जगह पे देखो, बी अवेयर ऑफ द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइड चॉइस कैन बी मेड। खरीदने से पहले ये देखना होगा इस प्रोडक्ट का कितना वैरायटी है, तो उस हिसाब से जो अच्छा होगा इंटेलिजेंट वे में वही चीज़ को पिक करना है। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस। हमें वही चीज़ को खरीदना है जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करता है, दैट इज होता है जैसे होता है ना ज्वेलरी में अगर हॉलमार्क रहेगा तो वो ज्वेलरी के तुम बोल सकते हो कि ये जेन्युइन है। जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स में अगर ISI मार्क रहेगा, जो स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग पढ़े थे कॉमर्स में, अगर ISI मार्क रहा तो इलेक्ट्रिकल गुड्स को हम बोल सकते हैं कि ये वाला गुड्स का क्वालिटी अच्छा है। उसके बाद और क्या है, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। और क्या है, लर्न द रिस्क एसोसिएटेड, हाँ हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड रिस्क है वो पहले जानना होगा अच्छी तरीके से, एंड फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस एंड यूज़ द प्रोडक्ट सेफली, और ठीक तरीके से उसको यूज़ करके उससे जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट लेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट,
उसके बाद क्या है, रीड लेबल केयरफुली, जो लेबलिंग था ना एक प्रोडक्ट के ऊपर जो रैपर रहता है, रीड लेबल्स केयरफुली सो एज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ बारे में जानना है। ये भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कि तुम आग मत के खरीद लो, घर ले आने के बाद वो चीज़ को देखो उसका एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, अब उसको तो ये करना नहीं चाहिए। तो तुम्हें भी देखना होगा, कंज्यूमर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये सब कुछ देख के उसके बाद ही चीज़ को खरीदना है। assert yourself to ensure that you get a fair deal। तुम्हें ये चीज़ एश्योर करने में मैं जो डीलिंग कर रहा हूँ वो डीलिंग सही है, कोई किसी को ठग नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये देखो, आस्क फॉर ए कैश मेमो ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखना ऐसा बहुत जगह होता है, एक चीज़ खरीदने के बाद वो जो सेलर है वो कैश मेमो नहीं देता है। इससे क्या होगा, उनका बेनिफिट ये होगा, वो उसके ऊपर टैक्स देना नहीं है, और तुम भी सोच रहे हो कैश मेमो अगर लेंगे तो ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे, वो लोग भी बोलते थे कि अगर बिल लेना है तो ज़्यादा पैसा को देना होगा। तो बहुत कंज्यूमर लोग ये सोचता है ठीक है छोड़ो, बिल नहीं लेना है तो इससे ज़्यादा पैसा टैक्स तो बच जाएगा, मेरा कम भी ले रहा है थोड़ा बहुत। तो इससे और एक जो तुम लोगों को कंज्यूमर लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर मान लो बाद में जाके कोई प्रॉब्लम एराइज हुआ, अगर तुम वही चीज़ उनके पास लेके जाओगे तब वो बताएगा कि नहीं ये तो मेरे पास आप खरीदे नहीं है, बिल दिखाइए, तब तुम फंस जाओगे। या तो अब तुम जब फंस जाओगे उसके बाद जब तुम रिड्रेसल के लिए वो कंज्यूमर फोरम में या तो फिर कोर्ट में जाओगे, उस समय जो प्रोड्यूस करना है डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तब पूरा पैसा ही तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि आस्क फॉर ए कैश मेमो ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस वुड सर्व एज ए प्रूफ ऑफ द परचेज मेड। ये एक प्रूफ के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। और एक क्या है कि तुम थक चुके हो, तुम घर बैठ के सिर्फ रो रहे हो, ये भी नहीं, तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो कंज्यूमर फोरम है या तो फिर कोर्ट है उस जगह में जाके कंप्लेंट फाइल करना ठीक टाइम में, ठीक है। ये भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर लोगों का। और क्या है, कंज्यूमर लोग अगर एक एसोसिएशन बना ले तो वो एसोसिएशन बहुत ही काम कर सकता है कंज्यूमर्स के बिहाफ में। तो इतना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एक कंज्यूमर को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस कैन बी अचीव्ड। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शंस अचीव कर रहे हैं वो इंडिया में कैसे अचीव हो सकता है, जो भी रास्ता है बताओ। तो पहले सेल्फ रेगुलेशंस बाय बिजनेस खुद ही सोच रहा है कि मुझे ये करना नहीं है, जितना पैसा मैं ले रहा हूँ उस हिसाब से प्रोडक्ट को मुझे सर्व करना है। तो खुद के अंदर में ये एनलाइटनमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो एक बार पढ़ लेते हैं, एनलाइटन्ड and socially responsible business from follow ethical standards and practices while dealing with their customers। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये पॉइंट है, सेल्फ रेगुलेशंस बाय बिजनेस खुद को रेगुलेट करके बिजनेस कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो अचीव हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बिजनेस एसोसिएशन में क्या होता है, ये CII चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये सब जो है ना, ये क्या करता है, कोड ऑफ कंडक्ट कैसे आपको बिजनेस को करना है वो कोड ऑफ कंडक्ट बता देता है, जो गाइड करता है कि आप डे टू डे बिजनेस कैसे करेंगे। तो उस हिसाब से जब बिजनेस खुद का काम करेगा तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर का प्रोटेक्शंस हो जाएगा और कंज्यूमर प्रोटेक्शंस अचीव हो जाएगा। ये भी एक प्रोसेस है। थर्ड क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस। हम लोग के अंदर में ये अवेयरनेस रहना चाहिए कि हम लोग को कैसे क्या करना है, दैट इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब चीज़ को दिमाग में रख के जो हम लोग करेंगे उससे भी क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शंस अचीव हो पाएगा। और लास्ट में क्या है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, डे टू डे बेसिस में कंज्यूमर लोगों को बताएगा कि क्या करना है, कौन से समय पे कैसे खुद को प्रोटेक्शंस देना है। तो वही चीज़, एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर कैन प्ले ए मेजर रोल इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट द राइट्स एंड प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो बताएगा टाइम टू टाइम में कि आपका राइट क्या है, क्या नया राइट आया है, ये सब कुछ के बारे में हम लोग को एजुकेट करेगा, ताकि हम लोग खुद का जो इंटरेस्ट है दैट इज कंज्यूमर इंटरेस्ट प्रोटेक्शंस उसको हम लोग अचीव कर पाए, ठीक है। इस 4 तरीका से हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शंस को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाएंगे। क्वेश्चंस क्या है, एक्सप्लेन द रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल टू कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट 1986। एक्सप्लेन द रिड्रेसल मैकेनिज्म। रिड्रेसल मैकेनिज्म मतलब
कि अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेन करे, ठीक है, उसका जो रिड्रेसल मिलेगा वो कैसे हो सकता है। एक्सप्लेन द रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल टू कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो ग्रीवेंस है कंज्यूमर का, वो अगर कंज्यूमर वो ग्रीवेंस को लेके जाए कंज्यूमर फोरम में इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, तो कैसे प्रोसीजर में उसका रिड्रेसल हो सकता है, जिसको बोला जाता है रिड्रेसल मैकेनिज्म। मान लो जॉय जो चीटेड हुआ है, अब जॉय गया, कोई भी जो, मान लो जॉय घूमने के लिए दिल्ली गया था, अब जो चीटेड हुआ है वो लिलुआ में, तो घूमने के लिए गया नेक्स्ट वाला दिन दिल्ली में। अब उसको लगा चलो एक काम करते दिल्ली में कंप्लेंट फाइल कर देते। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उसका एक मैकेनिज्म है, उस हिसाब से ही वो रिड्रेसल को अचीव करना है। तो इसका जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, ये है 3 फोरम होता है। एक डिस्ट्रिक्ट फोरम, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये रहता है। उसके ऊपर में एक स्टेट कमीशन, स्टेट में एक स्टेट में एक ही रहेगा। उसके ऊपर रहता है नेशनल कमीशन, ठीक है। अब जॉय को अगर लगा एक काम करते हैं, मैं जो चीटेड हुआ हूं मैं स्टेट कमीशन में दिखा देता हूं, फाइल कर देता हूं, ग्रीवेंस फाइल कर देता हूं, या तो फिर नेशनल कमीशन में फाइल कर देता हूं। और इसके ऊपर में भी एक है जो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 4 जगह पे एक कंज्यूमर खुद का ग्रीवेंस को लेके जा सकता है। बहुत अच्छी तरीके से सुनना है ये सब। तो 4 जगह कौन सा, एक डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक है स्टेट कमीशन, एक है नेशनल कमीशन, और एकदम लास्ट में है सुप्रीम कोर्ट। अब जॉय को एक पर्टिकुलर प्रोसेस ही फॉलो करके उसका ग्रीवेंस को लेके जाना है, प्रोसीड करना है। पहले उसको जाना है कहां पे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ठीक है। उसके बाद मान लो इस जगह से जो डिसीजंस है, अगर वो डिसीजंस जॉय को अच्छा नहीं लगा, तब उसको लेके वो जाएगा कहां पे, नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज स्टेट कमीशन। अगर उसमें अच्छा नहीं लगा तो तब जाएगा नेशनल कमीशंस में, और उसके बाद लास्ट में कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। मगर ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशंस, नेशनल कमीशंस और जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें अगर डायरेक्ट जाना है तो वो डिपेंड करता है जो चीटेड हुआ है उसका अमाउंट कितना है। जैसे इस जगह पे देखो, डिस्ट्रिक्ट फोरम में तुम कब जाओगे, और जाना ही होगा अगर जो भी चीटेड अमाउंट हुआ है, दैट इज देखो ये वाला, विद द कंपेंसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड 20 lakhs। जो भी तुम क्लेम कर रहे हो, कंपेंसेशन क्लेम कर रहे हो, अगर 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो तुम्हें पहले कहां पे जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना होगा, ठीक है। मान लो तुम्हारा ये जो अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन है, ये अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन, ये अगर 20 लाख से ज्यादा हुआ, मगर 1 करोड़ से अगर कम हुआ, तब तुम डायरेक्टली जा सकते हो कहां पे, स्टेट कमीशंस पे, ठीक है। देखो एक बार, with the compensation claim exceed 20 lakhs but does not exceed 1 crore, in that situation तुम कहां पे जाओगे, डायरेक्टली स्टेट कमीशंस में जा सकते हो। अगर मान लो 1 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, तब तुम जा सकते हो कहां पे, ये नेशनल कमीशंस में। एक बार देख लो, along with the compensation claimed exceed 1 crore, अगर 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो तुम डायरेक्टली कहां पे जाओगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशंस में जाना नहीं है, तुम डायरेक्टली जा सकते हो नेशनल कमीशंस पे, ठीक है। अब मान लो कि 1 करोड़ ये जो जजमेंट आया नेशनल कमीशन से, ये जजमेंट तुम्हें सही नहीं लगा, तो उस सिचुएशंस में तुम डायरेक्टली कहां पे डायरेक्टली नहीं, उसके बाद तुम कहां पे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में तुम जा सकते हो, ठीक है। या तो फिर तुम डायरेक्टली 1 करोड़ को लेके तुम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो रिड्रेसल के लिए। तो इसीलिए जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो इस तरीके से इंडिया में होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके बाद स्टेट कमीशन, उसके बाद नेशनल कमीशन, और एकदम लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी जगह पे जो भी डिसीजन आ रहा है तुम्हें सही नहीं लग रहा है, तो लास्ट में जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सिर्फ अमाउंट को याद रखना है, तो अमाउंट के ऊपर कहाँ पे तुम जाके पहले फाइल करना है वो तुम्हें बता देगा। अगर 20 लाख से कम होगा तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, 20 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक अगर होगा तो स्टेट कमीशन, 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो नेशनल कमीशन। अगर जो भी डिसीजन आएगा उसके एकदम लास्ट में जो बैठा हुआ है वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अभी ये देखो लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर
मान लो जॉय जो कंज्यूमर जो चीटेड हुआ है वो क्या मांग सकता है, क्योंकि ये भी तो बताना होगा जॉय को। जैसे हम लोग ये सीखे थे ना कि जब एक फाइल करना है रिटर्न फॉर्म में तो लास्ट में ये वाला पॉइंट रहना चाहिए, द रिलीफ व्हिच द कंप्लेंट इज सीकिंग। तो क्या मांग सकता है एक कंज्यूमर किसके पास से, सेलर के पास से या तो फिर मैन्युफैक्चरर के पास से, वही ये है, वो भी क्लियरली मेंशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में। देखो क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिलीफ्स अवेलेबल टू कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या क्या चीज़ मांग सकते हैं कंज्यूमर्स के पास से, सॉरी कंज्यूमर एक्ट के अंदर सेलर के पास से, ठीक है। क्या क्या चीज़ मेंशन किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में वो देख लो। A consumer court can issue one or more of the following directions to provide relief to an aggrieved consumer, जो थक चुका है, ठीक है, उसको क्या दे सकता है, क्या जजमेंट होगा, क्या क्या चीज़ देने के लिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन द सर्विस। अगर प्रोडक्ट में कुछ डेफिशिएंसी रहा तो जो है मांग सकता है वो डेफिशिएंसी आप ठीक कर दीजिए। सेकेंड, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद ए न्यू वन which is free from any defects, ये मांग सकता है। थर्ड, टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और द चेंजेस पेड फॉर द सर्विसेज, जो मैंने दिया था खरीदने के लिए प्रोडक्ट या तो फिर सर्विसेज वो पैसा मुझे लौटा दीजिए। टू पे रिजनेबल कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द सेलर। सेलर बताए नहीं कुछ डेंजर है, उसके कारण से अगर सेलर को कुछ इंसिडेंट में कुछ खराब हुआ है तो उसका कंपेंसेशन वो मांग सकता है, वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में दिया जा सकता है। ई पॉइंट क्या है, टू पे प्यूनिटिव चार्जेस व्हेन एवर एप्रोप्रिएट। ए प्यूनिटिव चार्जेस थे कि प्यूनिटिव चार्जेस क्या है, प्यूनिटिव चार्जेस मतलब होता है कि एक जो सेलर ने जो खराब काम किया है वो काम नेक्स्ट टाइम से वो ना करे, इसलिए उसको एक पनिशमेंट देगा। इसलिए पनिशमेंट देने के लिए जो एक्स्ट्रा चार्जेस रिकवर किया जाता है सेलर के पास से, उस चार्जेस को बोला जाता है प्यूनिटिव चार्जेस, ठीक है। टू पे प्यूनिटिव चार्जेस व्हेन एवर एप्रोप्रिएट, वो उसका भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से उस हिसाब से ही एक बायर या तो फिर कंज्यूमर वो सेलर के पास से प्यूनिटिव चार्जेस मांग सकता है, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम ये गलती वो ना करे, ठीक है, एक्स्ट्रा प्राइस पे करना है इसलिए। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एंड नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर, कि तुम ये बंद कर दो नेक्स्ट टाइम से ये मत करना। नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स फॉर सेल, जो ठीक नहीं है वो सब जो गुड्स ठीक नहीं है उसको बंद कर देना, उसको सेल नहीं करना। टू विड्रॉ द हैजर्डस गुड्स फ्रॉम सेल, जो भी मार्केट में ऑलरेडी जो हैजर्डस गुड्स है उसको उठा लेना। ये सब कुछ चीज़ क्लेम कर सकता है कंज्यूमर्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। बस यही है। देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये एनजीओ या तो फिर जो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन है, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, उन लोगों का काम क्या रहता है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस टू protect and promote the interest of consumer. First, educate consumers about their right and responsibility by organizing seminars, workshops and training programs. Second, encourage consumer to protest strongly and take actions against unfair trade practice. Encourage करना कंज्यूमर लोगों को कि तुम ये प्रोटेस्ट करो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अगेंस्ट में। थर्ड क्या है, टेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट इन ऑथोराइज लेबोरेटरीज एंड पब्लिश द टेस्ट रिजल्ट ऑफ इट बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर। अब कोई जगह पे एनजीओ या तो फिर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस को लगे ये प्रोडक्ट सही नहीं है इसलिए उन लोग सोच रहा है तो उसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट कर सकता है। ये दोनों करने के बाद जो रिपोर्ट आएगा वो पब्लिश कर देगा, उसको देख के हम लोग उस हिसाब से प्रोडक्ट को खरीदेंगे। डी क्या है, publish journal etc to impart knowledge about the consumer problems, release available and other matters of interest। जर्नल भी रिलीज़ करता है एनजीओ कि क्या नया राइट आया है हम लोगों का या तो फिर क्या कुछ है, क्या चेंजेस आए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ये सब कुछ जर्नल के थ्रू हम लोग को बताते भी है। ई प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स बाय वे ऑफ एड, लीगल एडवाइसेस एक्सेट्रा। लीगल एडवाइसेस को थ्रू ये एनजीओ हेल्प करता है कंज्यूमर लोगों को, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट हो चुका है। तो ये सब तरीका से एनजीओ या तो फिर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस ये दोनों कंज्यूमर लोगों को
प्रोटेक्शंस देने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो क्वेश्चन आंसर सेशंस थे ये ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वाला क्लास में जो मेन सेशन है उसमें से हम लोग थोड़ा रीड कर लेंगे। ऑलमोस्ट ऑब्वियस सब कुछ हो ही चुका है।